हेलो बच्चों, मैं मिसेस डी लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपने 10th के बच्चों का स्वागत करती हूँ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि बिफोर हॉलीडेज़ हमने आपका जो चैप्टर 3 था मैथ्स में वो स्टार्ट करा चुके थे और उस चैप्टर का नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और यदि आपने बच्चों जो होमवर्क हॉलीडे होमवर्क किया, असाइनमेंट्स किया, बहुत अच्छा किया, इसके लिए आपके लिए बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ मैं बच्चों का। लेकिन जो हम लोगों ने उस रैखिक समीकरण युग में जो स्टार्ट कर चुके थे, तो सबसे पहले था कि ग्राफीय विधि के द्वारा रैखिक समीकरण का हल। इसके बाद हमने प्रतिस्थापन विधि सीखी एंड देन इसके बाद हमने विलोपन विधि सीखी। आज हम लोग बेटा फिर से आ रहे हैं वज्र गुणनखंड विधि सिखाने के लिए। तो सभी बच्चे रेडी हो जाएं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम लोग आज जो मेथड अप्लाई करेंगे वो करेंगे वज्र गुणनखंड विधि। तो आइए बच्चों, जैसा कि बच्चों वज्र गुणनखंड विधि हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो उसमें मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया है जिसमें आपकी 2-3 चीज़ें कवर हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये कि कोई जो दिया गया रैखिक समीकरण है, जो युग्म है, उसमें आप ये पहले बताओगे कि इसका हल अद्वितीय होगा, हल होगा या नहीं होगा, या इसका हल अपरिमित है तो कितने हल हैं। तो इस तरीके से आप ये भी बताओगे और इसी के साथ साथ आपसे कहा जाएगा कि दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए या उस विधि के द्वारा आप इसके x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जिसमें ये सारी चीजें कवर होंगी। दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म में, या आपके सामने दिया गया रैखिक समीकरण का युग्म है, किसका एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और यदि है तो उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 और 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2। जब भी बच्चों इस तरीके के आपके पास रैखिक समीकरण युग्म आते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा व्यापक समीकरण होता है, और सभी बच्चों को पता है कि रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम जो भी दिया गया रैखिक समीकरण है उसको इसी फॉर्म में कर लेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, देखिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू के जो इस तरफ 3 है उसको हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये रैखिक समीकरण का व्यापक स्वरूप के रूप में आया ना। इसी तरीके से जो दूसरा समीकरण है उसको भी लिख लेंगे, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब हमें अद्वितीय हल या कोई हल नहीं या अपरिमित हल निकालने होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को उन व्यापक समीकरणों से तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यापक समीकरण जो हमारे युग्म है वो पहले समीकरण के लिए हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो पहले समीकरण की तुलना हम पहले व्यापक समीकरण से करेंगे, तो a1 का मान कितना मिल जाएगा, 1। देखिए, कुछ मुश्किल नहीं है, आप यदि ध्यान दो तो x तो अपनी जगह है, हमें तुलना करनी किसकी, व्यापक समीकरण में आपको अचर पदों की। तो अचर पद क्या होते हैं, a1 b1 और c1। तो यहाँ पर a1 के प्लेस पे क्या, जब कोई नंबर ना दिखे तो अंडरस्टूड है कि वो 1 होगा। b1 के प्लेस पे क्या है, -3, तो b1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, -3, और c1 के प्लेस पर आपका क्या है, -3। क्लियर। अब हम दूसरे रैखिक समीकरण की तुलना दूसरे व्यापक समीकरण के अचर पदों से करेंगे। तो एक्स वाई और तो अपनी प्लेस पे रहेगा, a2 की वैल्यू देखेंगे, b2 की वैल्यू देखेंगे और c2 की वैल्यू देखेंगे। तो देखने पे पता चला कि a2 हमारा 3 है, b2 हमारा -9 है एंड c2 हमारा है -2। अब देखिए, जब हमें अद्वितीय हल निकालने होते हैं या फिर हमको अपरिमित रूप से अनेक हल निकालने होते, जो भी चीज़ें निकालनी होती हैं, तो उसके लिए हमने आपको ध्यान होगा कि हम आपको पहले भी ये चीज़ें बता चुके हैं। कंडीशंस, 3 कंडीशंस बताई हैं। यदि हम सवाल को हल करें और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 निकले, तो अपरिमित ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होगा वो अपरिमित रूप से अनेक होंगे। और यदि ऐसा ना निकला, ऐसा निकला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट
बट डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो हम कहेंगे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। यदि ऐसा भी नहीं निकला, मान लीजिए ऐसा निकला है A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2, तो हम क्या कहेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल अद्वितीय होंगे। तो इस तरीके से कोई भी इन तीनों में से जो कंडीशन आएगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर हो जाएगा। सो हम देखते हैं, हमने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यूज निकालनी। हमारे जो हमने अभी तीन कंडीशन देखी उसके अकॉर्डिंग A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 रख लिया। अब हमने इसके प्लेस पर इनकी वैल्यूज रख ली। A1 वैल्यू 1 है, A2 3, B1 -3, B2 -9 एंड C1 -3 एंड C2 -2। इस तरीके से अभी हमने ना इज इक्वल टू लगाना, कुछ नहीं लगाना, थोड़ा सा हम देख लेंगे। माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। एंड 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो 1/3 आ गया। एंड ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, बट ये किसी से कटेगा नहीं तो 3/2। तो हमने क्या देखा कि दिस इज इक्वल टू दिस बट डज नॉट इज इक्वल टू दिस। तो इस तरीके से हमें ये क्या मिला कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके जो कंडीशंस हमने लगाई थी कि समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है ना कि हमने A1/A2 B1/B2 C1/C2 की इस तरीके से जब वैल्यू रखी और रखते ही हमने देखा तो जो कंडीशंस थी इसके अकॉर्डिंग हमारे समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो आप इस तरीके से लिख देंगे। तो ये तो हो गया, यहीं पर सवाल फिनिश, क्योंकि जब कोई कह रहा है कि जब कोई हल नहीं होगा तो इट मीन्स आंसर यहीं पर कंप्लीट हो गया आपका। अब हमने आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन लिया कि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए 2x + y इज इक्वल टू 5, 3x + 2y इज इक्वल टू 8। चूंकि ये व्यापक समीकरण के अनुसार नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे, वही जो भी बताया था कि ax + by + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 2x + y - 5 इज इक्वल टू 0, या हम दूसरे वाले समीकरण को लिख सकते हैं 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। तो जैसे अभी हमने इससे पहले वाले समीकरण का किया कि व्यापक समीकरण से दोनों समीकरणों की हमने क्या कर ली बेटा, तुलना कर ली। तो आप क्या करोगे, पहले वाले समीकरण को A1 x + B1 y + C1 से करेंगे। तो A1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, B1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 एंड C1 इज इक्वल टू आ जाएगा -5। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना बच्चों, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। दूसरे समीकरण को दूसरे व्यापक समीकरण से तुलना कर ली तो A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 2 एंड C2 इज इक्वल टू -8। अब हमने जो कि हल किस तरीके का होगा तो उसके लिए हमने आप तीनों कंडीशंस देखनी होगी, लेकिन उससे पहले हम निकालेंगे A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 की वैल्यूज। तो A1/A2 का मतलब हो गया 2/3, B1/B2 का मतलब हो गया 1/2 एंड C1/C2 की मतलब हो गया -5/-8। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/8, 1/2 एंड 2/3 डज नॉट इज इक्वल टू, ये इसके बराबर नहीं आ रहा और ये इसके बराबर नहीं आ रहा। तो आप देखिए, जब हमने तीन कंडीशंस बताई थी इस तरीके से, तो इसमें ये देखो कि पहली तो तीनों बराबर है, इसमें एक बराबर है दूसरा नहीं। यहाँ पर ये थर्ड वाली जो कंडीशन है तो यहाँ पर आपका हल आ जाएगा कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय होगा। तो जब अद्वितीय होगा तो हम इसका सोल्यूशन वज्र गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले सवाल में क्या था, कोई हल नहीं है। जब कोई हल ही नहीं है तो आगे क्या करेंगे, तो वही आंसर स्टॉप हो गया, रुक गया। लेकिन जब अद्वितीय हल है इट मीन्स कि इसका सोल्यूशन है यूनिक, तो वो हम निकालेंगे। आप यहां लिख देंगे अद्वितीय हल। तो अब जब अद्वितीय हल है तो अब आपसे सवाल में इसी सवाल को कह दे कि यदि हल अद्वितीय है तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। जब हम वज्र गुणनखंड विधि स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देना कि देखिए तीन पद होंगे ना, एक x का होगा, एक y का होगा और एक आपका कांस्टेंट वाला होगा, जो इसे हम लोग बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो आप दूर दूर पहले तीनों के लिख लेना, x थोड़ा सा गैपिंग कर देना, y और फिर लिख देना 1। आप एरो लगाना, चूंकि x से ऐसे आएगा ना एरो करके ये, और यहाँ से ये ऐसे करेगा, फिर जो ये एरो आएगा वो उसको ऐसे आएगा और यहाँ से ये नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। इससे एरो निकलेगा तो ये आपका चला जाएगा, इससे निकलेगा तो ये निकल, ये एक तरीके से पैटर्न है। इसी डिजाइन को आप फॉलो करना। देखिए आपकी यदि स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, अभी हम सवाल भी कराएंगे, पहले आप पैटर्न ध्यान करना, क्योंकि वज्र गुणनखंड विधि में चिन्ह ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चिन्ह यदि जरा से भी ऊपर नीचे होगा तो आपका पूरा सवाल ठीक करा हुआ भी गलत हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आप
क्या करोगे, x वाला पद, y वाला पद और कांस्टेंट वाला। तो पहले x लिख लोगे, फिर गैपिंग करके थोड़ी दूर पे y लिख लोगे, फिर गैपिंग करके थोड़ी दूर पे 1 लिख लोगे। अब ना पैटर्न आप बना लेना, क्योंकि स्टार्टिंग x से होगी तो ऐसे करके आपने एक एरो लगाया, जाहिर सी बात है इधर से तो शुरू होगा नहीं, दूसरा आपने क्रॉस वाला एरो यहाँ से शुरू होगा एरो का। अब जब नेक्स्ट हम एरो शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग क्या होगी, यहाँ से नहीं होगी ना यहाँ से होगी ना, इस वाले की स्टार्टिंग इधर से होगी, ठीक, और इस वाले की स्टार्टिंग यहाँ से होगी। और नो नेक्स्ट के लिए क्या होगी, यहाँ से इस वाले के लिए स्टार्टिंग हो जाएगी और इस वाले के लिए यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, आपने ये पैटर्न बना लिया। पैटर्न पर एरो का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एरो का जो हेड हो जाएगा तो दूसरे एरो का टेल हो जाएगा। इस तरीके से देख रहे हैं ना सबका, यदि ये हेड है तो इसका टेल दूसरे पहले वाले के लिए हेड बन जाएगा। ठीक, अब आपने लिख लिया। लिखने के बाद जब x, अब देखेंगे x, जब x से शुरू करेंगे तो x के जितने भी कांस्टेंट नंबर है उसे इग्नोर कर देंगे। तो शुरू क्या करेंगे, नाउ सी, देखिए ध्यान से दीजिएगा, इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। जब हम x ले रहे हैं तो x को छुपा दीजिएगा। आपके सामने देखिए ये बन रहे हैं, y के पद दिख रहे हैं और कांस्टेंट के पद दिख रहे हैं। ठीक, तो y का जो कांस्टेंट दिख रहा है, कोई नंबर दिख रहा है नहीं, ये है 1, तो यहाँ आपने लिख लिया 1। और यहाँ पर y का बेटा कांस्टेंट है ये 2। ठीक, इसको आपने नहीं टच करना है क्योंकि आप लिख चुके हो। यहाँ देखोगे 1 2 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा -5, ऐसे करके लिख देना, एंड ये -8, यानी कि इनके टेल पर। क्लियर। अब हम y के लिए आएंगे, तो जिसके लिए आएंगे उसको भूल जाएंगे, y के लिए आए तो इसको भूल जाइए। तो अब किसको हम टच करेंगे, x वाले को और कांस्टेंट वाले को। क्लियर है। तो अब देखिएगा बहुत मजा आने वाला है बच्चों को। इसके हेड से ये टेल शुरू हो गई। ठीक, तो अब आप -5 यहाँ पर है, तो यानी कहने का मतलब है -5 से शुरू किया तुमने, तो -5 इधर तो है नहीं, इस तरफ से है, तो क्या हो जाएगा, दिखने में इधर दिख रहा है लेकिन आपका -5 का टच किससे आएगा, राइट 3 से, और -8 का किससे हो जाएगा, 2 से। समझ लग रहा है। अब देखिए जब हम कांस्टेंट के लिए आ रहे हैं तो अब इसे भूल जाइए, इन दोनों को देखिए। अब ये देखिए 2 है तो 2 का किससे हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2 से, 2 का 2 से। अब ये 3 है तो 3 का किससे हो जाएगा, 1 से। आपने ये चीजें लिख ली। अब लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, x लिखना है, अपॉन लगाना है। अब x का जब आप करोगे तो क्या लिखोगे, देखो यही जो जो लिखा है उसी को लिख दीजिए। 1 इंटू -8 माइनस, देखिएगा कभी उल्टा मत लेके चलिएगा, तीर उल्टा नहीं चलता, सीधा चलता है। 2 इंटू -5, क्लियर, इज इक्वल टू y। अब इसको अपॉन कर दीजिए, y में ये है, कहाँ से चलेंगे, -5 से। -5 इंटू 3 माइनस, यहाँ से कभी मत चलना, कभी भी उल्टा तीर नहीं चलता, सीधा चलता है। तो क्या करेंगे, -8 इंटू 2, ठीक, इज इक्वल टू, अब हम लिख देंगे 1, क्योंकि कांस्टेंट वाला 1 ले लेते हैं। सो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उल्टा तीर कभी नहीं, हमेशा याद रखना। 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। तो इस तरीके से हमने इस वाले पैटर्न के हिसाब से लिख दिया, x इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू y अपॉन दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। अब आप आसानी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, -8 माइनस 2 5 10 -10। अलजेब्रिक बेटा आपका चल रहा है गणित, उसको ध्यान से चिन्ह का ध्यान रखिएगा। -15 माइनस -16 इज इक्वल टू 1/4 -3। ये हो जाएगा आपका x अपॉन -8 माइनस माइनस +10। ठीक, बच्चों दिख रहा है ना क्लियर। y अपॉन -15 माइनस माइनस +16 इज इक्वल टू 1/4 -3। ठीक, अब इस तरीके से आपने इतना आ गया। अब इसको आने के बाद सॉल्व कर दीजिए। x अपॉन -8 + 10 हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन -15 + 16 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 -3 का मतलब हो गया 1। अब ये आपके आ गए x अपॉन 2 y अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन 1। एक बार इन दोनों को इससे कंपेयर कर लीजिए और एक बार इसको इससे कंपेयर कर लीजिए। तो आप लिखेंगे जब
x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो x इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो x 1 ज़ा 1 और 2 1 ज़ा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। एक बार आप क्या कर लीजिए, इससे तुलना कर लीजिए, जब y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, तो आपका क्या आ जाएगा y 1 ज़ा y इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1। तो आपने बड़ी आसानी से x की वैल्यू निकाल ली 2 और y की वैल्यू निकाल ली 1। तो ये इस तरीके से हम वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा x और y के मान निकाल लेते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद लगती है कि आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। इसी के साथ मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर एंड करती हूँ और नेक्स्ट इसी क्वेश्चंस के हम अगले टॉपिक को लेंगे। उससे पहले आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो प्रॉब्लम्स होगी व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। तो बच्चों, ओके, बाय, थैंक यू।